मौनी बाबा की सरकार, मौनी बाबा की सरकार, भ्रष्ट सरकार, कोयला को लूटने वाली सरकार, कांग्रेस की सरकार। और कांग्रेस का तो जन्म काल से ही भ्रष्टाचार से संबंध हुआ, नेहरू के प्रधानमंत्री काल से। नेहरू जी की यात्रा से लेकर के हर प्रधानमंत्री जी कांग्रेस के जो रहे, वो लूटपाट की सरकार रही है, लूटपाट की सरकार के प्रति समर्पित सरकार, एक ऐसी सरकार जो सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से दोनों से स्पष्टता के साथ गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित सरकार, मध्यम वर्गों के लिए समर्पित सरकार, सर्व समाज की सरकार, सर्व समाज की जीवन को बेहतर बनाने में लगी हुई सरकार। दूसरे में शब्दों में कहा जाए, आर्थिक शब्दों में तो समावेशी विकास के साथ नए भारत बनाने वाली सरकार, आत्मनिर्भर भारत बनाने वाली सरकार, स्वावलंबी भारत बनाने वाली सरकार, और एक ऐसी सरकार जो देश के 141 करोड़ की जनता की चिंता तो करती है, बल्कि भारत के अलावा जो अन्य देश में जो भारत के लोग रहते हैं, वो भी आज शान से कहते हैं कि मेरा उस मुल्क से संबंध है जिस मुल्क में नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व प्रधानमंत्री। इसलिए और पहली सरकार कैसी थी? कांग्रेस वाली सरकार। हम कह सकते हैं कि करप्शन बेस्ड, भ्रष्टाचार आधारित सरकार, कांग्रेस की सरकार जो पूर्व में थी, पॉलिसी पैरालिसिस वाली सरकार, अकाल से लेकर के पाताल तक भ्रष्टाचार करने वाली सरकार, लोकतांत्रिक संस्थाओं को ध्वस्त करने वाली सरकार, और कैबिनेट नोट को युवराज के द्वारा फाड़ने वाली सरकार, जिसने संवैधानिक संस्थाओं को दत्ता बताने का काम किया था। और उससे आज भारत उभर चुका है और एक नया भारत, विकसित भारत, और अल्प विकसित से विकसित भारत बनाने का संकल्प अमृत काल के समय में भारत के प्रधानमंत्री जी ने लिया है। हम सब जानते हैं कि अमृत काल का ये चल रहा है वर्ष। आज देश के आज़ादी के 75 वर्ष हो गए। 2044 में हम 100 वर्ष पूरा करेंगे अपनी देश की आज़ादी का, और प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि भारत को 2047 में कैसा भारत होगा, उसके लिए लगातार एक स्टेट्समैन की तरह वो लगातार देश की सेवा करने का काम कर रहे हैं। देश में राजनीतिज्ञ बहुत हैं, लेकिन स्टेट्समैन की भूमिका तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने, जो आगामी सदी के बारे में सोचते हैं कि भारत कैसा होगा, भारत कैसा होगा, भारत के लोग कैसे होंगे, भारत कैसा विकसित देश बनेगा। आज हम कह सकते हैं कि दुनिया आज भारत को ओर देख रही है। दुनिया के बड़े बड़े देश, महाशक्ति वाले देश आज भारत की ओर मुखातिब हो रहे हैं। पहले क्या होता था? कांग्रेस के कालखंड में यहाँ के प्रधानमंत्री जाते थे, विदेशों में जाते थे, महाराष्ट्र महाशक्ति जो देश है उनके पास जाते थे, समय मांगते थे, समय नहीं मिलता था, खाली हाथ लौट आते थे। और जब उनसे प्रेस वार्ता होती थी दिल्ली में, तो कहते थे कि मेरा अमेरिका दौरा सफल हो गया, मैं घूम करके चला आया। जब उससे कोई पत्रकार पूछा था इस देश से उसको क्या फ़ायदा हुआ, तो फायदे के एक भी चीज को गिनाने में वो असफल हो गए। मौनी बाबा की सरकार, मौनी बाबा की सरकार, भ्रष्ट सरकार, कोयला को लूटने वाली सरकार, कांग्रेस की सरकार। और कांग्रेस का तो जन्म काल से ही भ्रष्टाचार से संबंध हुआ, नेहरू के प्रधानमंत्री काल से। जीप खरीद, मुंदड़ा कांड, ये तो नेहरू कालखंड में हुआ। 2100 जीप की खरीद के लिए पैसे दिए गए थे।
कांग्रेस के द्वारा, सरकार के द्वारा, और मात्र 156 जीप खरीदी गई और बाकी आपूर्ति कागज में दिखाई गई। ये नेहरू कालखंड का ग्रेट मेहनत पर आरोप लगा भारत की जमीन को चीन के हाथ में हवाले करने का। उस वक्त कौन प्रधानमंत्री? नेहरू जी थे। इसलिए उसकी, नेहरू जी की यात्रा से लेकर के हर प्रधानमंत्री जी कांग्रेस के जो रहे, वो लूटपाट की सरकार रही है, लूटपाट की सरकार, जनता की जनभावनाओं के साथ विश्वासघात कर। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि 2047 में भारत विकसित भारत की श्रेणी में खड़ा होगा। उसके लिए उन्होंने अमृतकाल के पंच प्राण की सब संकल्प लिया है, देश के सामने अपनी बातों को रखने का काम किया। पंच प्राण, विकसित भारत का लक्ष्य 2047 तक हमारा लक्ष्य, विकसित भारत का लक्ष्य हमारा। इंडिया गेट था, इंडिया गेट में किसकी मूर्ति लगी हुई थी? अंग्रेजों की मूर्ति लगी हुई थी, अंग्रेज साहब जान की मूर्ति लगी थी, और उसको हम सब लोग जाकर के खूब अच्छे से देखते थे, पूरे भारत के लोग देखते थे। और उस अंग्रेज के बारे में हम इतना ही कह सकते कि गुलामी के दंश को झेलने वाले हम सब थे, और उस गुलामी का प्रतीक वहाँ अंग्रेज बैठा। वहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? प्रधानमंत्री जी ने सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की स्थापना की, और सुभाष चंद्र बोस को जो हम कह सकते हैं आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान था, उनके आज़ादी के योगदान को कांग्रेसियों ने खत्म करने का काम किया, उनकी भूमिका को नष्ट करने का काम किया था, क्योंकि नेहरू से भी कम उनका योगदान नहीं था, नेहरू से ज़्यादा योगदान था भारत की आज़ादी कराने में। लेकिन ये परिवार तो के मन में है कि मेरा परिवार सबसे अच्छा परिवार, मेरा परिवार राजतंत्र की तरह इस देश में शासन करे। इसलिए विकसित भारत का लक्ष्य, पहला लक्ष्य था तो गुलामी के हर अंश की मुक्ति, तो दूसरा लक्ष्य अपनी विरासत पर गर्व है, हमारी अपनी परंपरा है, हमारी अपनी संस्कृति है, हमारा अपना संस्कार है, और हमारी अपनी विरासत पर हम सब लोगों को गर्व होना चाहिए। इसलिए अपनी विरासतों को भी रक्षा ही नहीं किया, बल्कि ये सरकार संवर्धन करे, ऐसा भारतीयों के प्रति उन्होंने लक्ष्य। तीसरा, चौथा क्या? एकता और एकजुटता। पूरा देश एकात्म भाव से एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना लेकर के एकता और एकजुटता का संकल्प ले, ये है। और पांचवा, नागरिकों में कर्तव्य भावना का, केवल अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य भावना का भी उदय हो, यह है प्रधानमंत्री का, हम कह सकते हैं, पंच प्राण, जो भारत की जनता के सामने रखा और अपने सरकार के कामों को उसी आधार पर आगे बढ़ाने का काम किया। हम जानते हैं कि सेवा के क्षेत्र में हम सबको जानते हो, कोविड का कालखंड, जब वैक्सीन बना रही थी हमारी सरकार, अपने वैज्ञानिकों के सहयोग से, जनता के समर्थन से, किस प्रकार से कांग्रेसियों ने हमारे वैक्सीन पर प्रश्न लगाने का कहा था ये गेरुआ वैक्सीन है, ये बीजेपी का वैक्सीन है। लेकिन देश की जनता ने पूरी तरह से समर्थन देते हुए 210 करोड़ वैक्सीन आम लोगों के लिए सुलभ, दुनिया का पहला तेजी से बड़ा आकार वाला और सबसे पहले और सबसे विस्तार से हम कहते हैं जमीन तक पहुंचाने वाला नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वैक्सीनेशन करने का काम किया। आज भी हम कह सकते हैं दुनिया के अंदर हम सब लोग कोविड के वैक्सीन लिए, 3 वैक्सीन लिए, और वैक्सीन जब लेते हैं तो तुरंत डिजिटल मोबाइल में उसकी सर्टिफिकेट आती है। दुनिया का कोई ऐसा देश, कितना भी विकसित देश हो, लेकिन आज तक वैक्सीन निःशुल्क नहीं लगाया, और निःशुल्क लगाया पैसे पर भी लगाया, और उसकी सर्टिफिकेशन के लिए तुरंत नहीं बल्कि हार्ड कॉपी में लेकर लोगों को घूमना पड़ता है। ऐसा 80 करोड़ लोगों को भोजन दिया। तो हम सब कह सकते हैं कि कोविड का काल खत्म हो, यूक्रेन सहित अन्य देशों से हमारे जो भारतीय फंसे थे, यूक्रेन और रूस के युद्ध में बुलाने का काम किया, लीबिया, ऐसे कई, युगांडा, ऐसे कई देशों से,
स्वच्छता मिशन और नमामि गंगे के माध्यम से सेवा के क्षेत्र में हमारी प्रतिबद्धता। और आप सब कोई जानते हैं, जब कोरोना का कालखंड चल रहा था सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता क्वारंटाइन में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने दल को, अपनी पार्टी को सेवा ही संगठन के माध्यम से समाज के बीच में सेवा का संकल्प लेने का काम किया। यह कोई छोटी बात नहीं। आज दुनिया के कई शोधकर्ता भारतीय जनता पार्टी के इस काम पर शोध कर रहे हैं।